तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी रेलवे एक्सप्रेस। इस वीडियो में हम इस हफ्ते में ऑलिव लाइफ के आए हुए मैथ्स के सारे सवालों को करेंगे और उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि एग्जाम में इसे किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अब सवाल 15 मिनट में करना है और आपके पास टाइम बहुत कम है। तो किसी भी सवाल को लेंदी करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो एग्जाम बेस्ड अप्रोच के थ्रू सारे सवालों को सॉल्व करेंगे और हर एक सवाल में हम ये भी देखेंगे कि क्या इसके अलावा कुछ सवाल बन सकते थे। जो भी उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो भी मैं बताता चलूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखो और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये 25 क्वेश्चन देखने के बाद तुम्हें बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी जो तुम्हें नहीं पता थी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू पूछ रहा है क्या होता है। तो tan स्क्वायर को सीधे साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर में लिख दो, कुछ करना नहीं है। साइन स्क्वायर कॉमन लो, 1 - सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आ जाएगा। ये तो हो जाएगा एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। क्या ये एस स्क्वायर बाई सी स्क्वायर tan स्क्वायर है? एस स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर। ठीक, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट। कह रहा है कि अंकित परचेज टेलीविजन एंड कैमरा फॉर ₹12,000 का टेलीविजन था और 8,000 का कैमरा था। ठीक है, ही सोल्ड टेलीविजन एट 10% के लॉस पे और ये हुआ 12% के प्रॉफिट में। तो ओवरऑल कितना लॉस और प्रॉफिट हो रहा है? तो ये इन दोनों का डिफरेंस ही तो होगा। 10% का लॉस हो गया -1200 और 12% का प्रॉफिट हो गया 12×96, 960 रुपया प्लस में। इन दोनों के भी डिफरेंस 40-20, 240 रुपये का जो डिफरेंस है ये लॉस हो गया। ठीक है, और खत्म। नेक्स्ट। कह रहा है कि अगर ए का वैल्यू दिया है 2 cot 48 cot 22 और बी का वैल्यू दिया है 5 tan 68 tan 42, पूछ रहा है क्या पूछा है? ए बाई बी, यानी हमें ये निकालना है। ठीक है, तो एक चीज तुम्हें पता होना चाहिए, cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, यानी कि cot 48, अब 48 और 42 कितना होता है? 90 होता है। cot 48 जो होगा वो tan 42 के बराबर हो गया। cot 22 जो होगा वो tan 68 के बराबर हो गया। बच क्या गया? 2/5, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट। कह रहा है फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ 4x माइनस 9y इज इक्वल टू 18। अब ये जरूरी है कि एक्स इंटरसेप्ट होता क्या है, यानी कि जब भी कोई लाइन है वो एक्स पे कितना काट रही है ये, और वाई पे कितना काट रही है, ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया, ये वाई इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, अब इसका इक्वेशन क्या होता है? ये होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। यानी कि जब भी कोई लीनियर इक्वेशन यानी कि लाइन का जो इक्वेशन है अगर ऐसा लिखा हो तो ए जो होगा एक्स इंटरसेप्ट होगा, बी जो होगा वाई इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। तो इसी फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 4x माइनस 9y इज इक्वल टू, अगर 18 दिया है तो 18 को उठा के नीचे लाओ क्योंकि यहाँ 1 है। तो ये कितना हो जाएगा? x अपॉन 18/4 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ प्लस करना है तो प्लस कर दो, y अपॉन -18/9 यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये हो गया तुम्हारा एक्स इंटरसेप्ट और ये हो गया तुम्हारा वाई इंटरसेप्ट। अगर वाई इंटरसेप्ट पूछा होता तो -2 हो जाता, या 2 -2 लेंथ हो गया, एक्चुअली लेंथ 2 हो गया। ठीक है, और 18/4 हो गया तुम्हारा 4.5, ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया आंसर। ठीक है, ये काफी अच्छा सवाल है। सवाल कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका कॉर्ड ए बी है। ठीक है, मान लो कि ये सर्कल है, इसका कॉर्ड ए बी बना लेते हैं। ठीक है, जिसका रेडियस 13 सेंटीमीटर है सर्कल का और वो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है ये कॉर्ड। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ सेंटर है। ठीक है, कह रहा है कि टेंजेंट ड्रॉ एट पॉइंट ए एंड बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। ए और बी पर टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं जो कि पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। पूछ क्या रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ ए पी, यानी कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट पूछ रहा है। तो पहले ये ज्वाइन कर दो ओपी को। और ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। रेडियस 13 था, सेंटर से डिस्टेंस 5 है, तो ये 12 हो गया, यानी ए बी का वैल्यू 24 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस ट्राइंगल में अगर ओ बी है और बीपी टेंजेंट है तो क्या ये 90 डिग्री होगा? कोई दिक्कत? और ये देखो, मान लो इसको डी ले लेते हैं, तो बी डी भी तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल के आता है, वो ये होता है कि किसी भी राइट ट्राइंगल में, ध्यान से देखना, किसी भी राइट ट्राइंगल में अगर हम एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो हमारे पास बहुत सारे कंडीशन, बहुत सारी आइडेंटिटीज आ जाती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि मान लो अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो सबसे पहले तो ये कि अगर ये डी है, सबसे पहले तो ये कि बी डी का जो वैल्यू होता है वो होता है ए इंटू बी बाई सी। ठीक है, तो ये होता है कि बी डी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए डी इंटू डी सी। ठीक है, और तीसरा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, 1/1/बी डी स्क्वायर होता है 1/, ए स्क्वायर प्लस 1/बी स्क्वायर। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चौथा जो इसमें लगने वाला है वो ये है कि अगर इस ट्राइंगल का सब कुछ दिया है, छोटे वाले ट्राइंगल को देखो ए बी डी को, और हमें बी सी निकालना है, यानी कि दूसरे ट्राइंगल का निकालना है बी सी, तो बी सी का वैल्यू जो होता है वो होता है ए बी इंटू बी डी अपॉन, ध्यान से देखना, ए डी। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट उठा के यहाँ लगाना है। कैसे लगेगा ये? इस ट्राइंगल में देखो,
तो अच्छा तुम एक बार बताओ, एपी इज इक्वल टू बीपी है, ठीक है। तो चूंकि मैंने उधर फिगर बना दिया है इसलिए मैं बीपी भी निकाल सकता हूँ, तो बीपी निकाल के सेम ही वैल्यू होगा। अब ध्यान से देखना इस ट्रायंगल में बीओपी, ठीक है, ये परपेंडिकुलर गिरा हुआ है, ठीक है। इस ट्रायंगल में सब कुछ दिया है, हमें इस ट्रायंगल का बीपी निकालना है। बीपी का वैल्यू क्या होना चाहिए, ध्यान से देखो तो, क्या बीपी का वैल्यू बीओ इंटू बी टी अपॉन ओडी नहीं होगा? बिल्कुल एग्जैक्ट इसी आइडेंटिटी के बेसिस पर ये वैल्यू आएगा, यानी कि तुम्हें जो बीपी निकालना था तुम डायरेक्ट निकाल सकते थे अगर तुम्हें ये टूल्स पता होते तो राइट ट्रायंगल के अंदर अगर परपेंडिकुलर आ जाता है तो उसके लिए 8 टूल्स है, जो कि एक बहुत ही अच्छा वीडियो आभास सर ने बनाया था। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, आभास सर ने बहुत अच्छा ही वीडियो बनाया है जिसको काफी लोगों ने फॉलो किया है। 8 टूल्स बाई आभास सैनी, अगर तुम यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। बहुत बढ़िया है वो, 8 टूल तुम्हारे दिमाग में एकदम छपे होने चाहिए, तभी तुम इस तरह के क्वेश्चन को एक लाइन में बस यही लिखना था, पूरा क्वेश्चन सॉल्व है। यानी 13 × 12/5। तो 12 को क्या किया मैंने, 24 कर देता हूँ, ठीक है। 24 या 72 कर दूँ हाथ में साथ, 24 और 7 31, नीचे 10 कर दूंगा तो 31.2 आ गया आंसर, ठीक है। तो जाओ जाके आभास सर का 8 टूल्स का वीडियो देखो और इस सारे टूल्स को याद कर जाओ, क्योंकि इस सवाल में कुछ नहीं है, ये सवाल मुश्किल से 20 सेकंड का है, बस ये लिख के और ये लिखना है, और जितना टाइम लगेगा तुम्हें कैलकुलेशन करने में, कहानी खत्म। इसलिए जल्दी से जाओ उस वीडियो को देखो और वापस इस वीडियो को पढ़ाओ। नेक्स्ट कह रहा है कि एक ट्रेन है जो ए सिटी से निकल के बी सिटी की तरफ जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, 60 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे के बाद, तो पहले 1 घंटे में इतना जान लो कि 60 किलोमीटर चल चुका होगा। अब बोलो, दूसरा ट्रेन स्टार्ट होता है उसी प्लेस से, यानी ए से ही स्टार्ट होगा, कहाँ हो रहा है, वो भी बी की तरफ स्टार्ट हो रहा है 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। पूछ रहा है कि कितने घंटे के बाद फ्रॉम द डिपार्चर ऑफ द सेकंड ट्रेन द ट्रेन विल कैच। तो बहुत ईजी है, रिलेटिव निकालेंगे हम। 1 घंटे में डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच, 60 का, एक सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो स्पीड का डिफरेंस आ जाएगा 80 - 60, यानी कि 3 आवर्स। यानी 3 घंटे के बाद फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द सेकंड ट्रेन कैच कर लेगा, ठीक है, या ओवरटेक कर लेगा, जो भी बोलो। कह रहा है ए और बी टुगेदर किसी काम को 12 दिन में फिनिश कर रहे हैं। दे स्टार्टेड वर्क आफ्टर 9 डेज, 9 दिन एक साथ काम करते हैं, तो 9/12 काम तो ऐसे ही खत्म हो गया, यानी 3/4 काम खत्म हो गया। यानी अगर 4 यूनिट वर्क था तो 3 यूनिट वर्क ओवर हो गया, बचा 1 यूनिट वर्क। अब कह रहा है ए जो है 1 यूनिट वर्क को 4 दिन में कर रहा है, तो पूछ रहा है ए अकेले पूरा काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल 4 यूनिट है, 1 यूनिट को 4 दिन में, 4 यूनिट को 16 दिन में, सवाल खत्म, ठीक है। कोई दिक्कत हो रहा है समझने में? बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, बहुत बहुत ही बेसिक अप्रोच है, कुछ भी मैं इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द गिवन एपी सीरीज, पहले से लिख दिया है कि एपी है, ये पूरा तो एपी ही होगा, ठीक है। अब तुम ये रूट रूट हटा दो, तुम ध्यान से देखो कि 1 है, 4 है, 7 है, 37 तक जा रहा है, यानी 1 + 4 + 7 + अप टू 37। तो पूछ रहा है कि 1 से 37 के बीच कितना नंबर है, 37 और 1 को इंक्लूड करके। तो सिंपल है ना, 37 - 1/2, 2 नहीं, डिफरेंस कितना है, 3 का है, भाई 3 +1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको दोनों को इंक्लूड करना है। कितना हो गया, 36/2 12 + 1, यानी टोटल 13 टर्म है, 1 और 37 को इंक्लूड करके, ठीक है। चलो, हाँ ये क्या था, 1 - 4/(1 - 1/(1 - 4/(1 - 9)। कोई दिक्कत इसमें मुझे नहीं लगता, इसमें कुछ दिमाग लगाना है, अपने बेसिक से करो। ये -8 होके कितना हो गया, ये -1/2 हो गया, 1 + 1/2 हो जाएगा, नीचे 3/2 हो गया, ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, यानी 1 - 2/3 हो गया तुम्हारा 1/3, ऊपर जाएगा तो 12, 1 - 12 हो गया तुम्हारा -11, ठीक है। ये वाइट है, चलो कोई नहीं, -11 तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। मैं एकदम बेसिक से सॉल्व करेंगे, नीचे से उठा के ऊपर तक चले जाएंगे, तुरंत सॉल्व हो जाता है, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। दो ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया है, P1/P2 दिया है 36/24, यानी कि 3/2। तो पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ द एरिया, एरिया का रेशियो क्या होगा, इसका स्क्वायर होता है 9/4, ठीक है, ये तो पता होगा सबको। चलो, कह रहा है कि एक एलॉय है जो कि ए से बना है 800 रुपये पर केजी और बी से बना है 650 रुपये पर केजी से, ठीक है। अभी दोनों को मिक्स कर दिया जा रहा है 9:8 में। पूछ रहा है कि इसके ऐसे ऐसे इस तरह से मिक्स करने के बाद जो एलॉय बनता है, उसके 44 किलोग्राम एलॉय का दाम कितना होगा। 9:8 है, 13 है, 13, ये कितना हो रहा है, 13×9 22 हो रहा है, हमें 44 निकालना है, तो इसमें 2 से गुणा कर दो, इसमें 2 से गुणा कर दो, बस सीधे सॉल्व करो, कुछ नहीं करना है। ये 18 केजी का 800 के हिसाब से, और 26 केजी का 650 किलो, 650 पर केजी के हिसाब से अगर तुम मिक्स करते हो तो 44 किलो का दाम निकल जाएगा, ठीक है। तो 650 इंटू 26, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलो यहाँ देखो ध्यान से, 18 × 18, 18 × 8 144 होता है, सबको पता है। ये कैसे निकालेंगे, इसको 2 दे दो
तो 13 हो गया, आया 13 बज गया, 169 9 4 13 का 3 हाथ में, 6 6 12 3 हाथ में, एक 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 2 1 3 3 3 6 4 10 से 11 हो जाएगा, सॉरी 31300, ठीक है। मैंने क्या किया कि रेशियो 9:13 का दिया है, यानी अगर जोड़ेंगे तो 22 किलो हो गया ना, 44 किलो चाहिए, यानी इसको डबल करो, इसको डबल करो, यानी ये 18 केजी ऐड होगा और ये 26 किलो ऐड होगा। ये भी पूछ सकता है तो तुम बता सकते हो कि उस 44 किलो में ये 18 किलो होगा, ये 26 किलो होगा, बस सीधे गुणा करके आंसर निकालो कि एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि टू सर्कल्स हैव रेडियस 7 और 4, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 15। हाँ, डायरेक्ट टेंजेंट और ट्रांसफर टेंजेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल ये है, ध्यान से देख लो, सारे केसेस में बता दे रहा हूँ इसी वीडियो में। ये है R1, ये है R2, ये दोनों का सेंटर है, इन दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस को D बोलते हैं। अब यहाँ केसेस आते हैं। केस वन ये है कि अगर D इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है, D जो है R1 प्लस R2 से बड़ा होगा तो 4 टेंजेंट बनेंगे। कौन कौन से? ये पहला केस ही है जो मैंने बनाया है ऊपर, ये 2 डायरेक्ट टेंजेंट हो गए, D जो होगा 2, और ये ट्रांसफर टेंजेंट हो गए। ध्यान से देखो, ड्राइंग मेरी थोड़ी खराब है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को प्रॉब्लम? दूसरा, दूसरे केस में क्या होता है कि D जो होता है वो इक्वल हो जाता है R1 प्लस R2 के, ऐसे केस में क्या होता होगा, ये दोनों टच कर जाता होगा एक्सटर्नली। ध्यान से देखो, तो ये R1 है, ये R2 है, डिस्टेंस कितना है D, D इक्वल टू R1 प्लस R2 हो गया। ऐसे केस में 3 टेंजेंट बनेगा, एक ये टेंजेंट बनेगा डायरेक्ट, एक ये डायरेक्ट, और इन दोनों का एक कॉमन ट्रांसफर टेंजेंट, यानी कि D यहाँ 2 हो जाएगा और T यहाँ 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत? तीसरा केस, केस 3 में होता है कि D जो है वो लेस देन है R1 प्लस R2 के, यानी कि अब क्या होगा कि इंटरसेक्ट कर जाएगा दोनों का दोनों सर्कल। ध्यान से देखो, ये R1 होगा और ये देखो, तो सॉरी क्या बन रहा है, ये R2 होगा, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये बीच का D हो गया। D छोटा है इन दोनों से, तो 2 डायरेक्ट ही टेंजेंट बन सकता है, ट्रांसफर टेंजेंट बनेगा नहीं, तो D हो गया 2 और T हो गया 0। अब एक और केस होता है जो पता नहीं कोई बताएगा कि नहीं बताएगा। केस 4 होता है कि D इज इक्वल टू R1 माइनस R2, मैंने मॉड ले लिया है, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटेगा। इसमें क्या होता है कि सर्कल एक ये हो गया, दूसरा सर्कल ये हो गया, ध्यान से देखो, एक जगह पे दोनों का दोनों लाई कर रहा होगा, R1 होगा, इसी में कहीं पे सेंटर से R2 होगा, ये एक एकमात्र डायरेक्ट टेंजेंट है जो पास करेगा, D इज इक्वल टू 1, T इज इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को सब बात समझ में आएगा। अब कह रहा है कि 7 4 11 है, यानी कि R1 प्लस R2 का वैल्यू 11 है और D कितना है, 15 है। केस 1 है कि D इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, तो डायरेक्ट टेंजेंट 2 बनेगा, ट्रांसफर टेंजेंट 2 बनेगा, 2 डायरेक्ट टेंजेंट 2 ट्रांसफर टेंजेंट एग्जिस्ट, खत्म। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में कभी तुम लोग का कभी भी डाउट नहीं आएगा, कोई भी सवाल नहीं फंसेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कह रहा है कि एबीसी 3 पॉजिटिव इंटीजर है, एक से बड़ा है, एबीसी का ए इंटू बी इंटू सी का वैल्यू जो है वो 154 दिया है। 154 का फैक्टर क्या है, 11 इंटू 14, यानी 11 इंटू 7 इंटू 2 लिख सकते हैं, सारे के सारे प्राइम नंबर लिख दिए। विच ऑफ वैल्यू कैन वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी, तो ए को 11 मान लो, 7 मान लो, 8, 11 7 18 तो 20, 20 तो हो ही सकता है, और भी कुछ होगा नहीं होगा पता नहीं मेरे को, 20 तो कंफर्म होगा। चलो, कह रहा है कि 3a-4b का वैल्यू डिवाइडेड बाई 8a-7b का जो वैल्यू है वो दिया है 3/4। टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं है, हम लोग सवाल करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे, बेस्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। तुम्हें कोई भी डाउट आता है कमेंट में लिखो, कोई बकवास नहीं होगा, जल्दी जल्दी हमें सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ कंप्लीट करना है, एग्जाम में ज्यादा टाइम रह नहीं गया है। कह रहा है ये भाई ये निकालना, अब देखो यहाँ 3a-4b से कोई सिमिलरिटी तो है नहीं कि हम लोग इसमें ही कुछ छेड़छाड़ करके निकाल लें, तो हम लोग को a/b तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। a/b कैसे निकालेंगे, ये हो गया 12, ये हो गया 24, 24 में 12 गया, 12 ये बच गया, ये देखो 4 चौके 16, 8 से 7 तरीका 21, 21 16 गया 5b, समझ रहे हो कैसे निकाल रहा हूँ मैं। a/b कितना हो गया, 5/12, बस, तो इस 5/12 को भर दो, एक की जगह 5 भर दो, 6 इंटू 25 प्लस 4 इंटू 144 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 25 माइनस 144, बस सॉल्व करना पड़ेगा, कर लो। पच्चीस 150 प्लस 560 और 16 576 डिवाइडेड बाई 175 माइनस 144 कि कितना हो गया, 6 7 12 का 2 हाथ में, एक 5 6 7, ये हो जाएगा, 7 में 4 गया 1, 7 में 4 गया 3 2। अब ये देखो किससे कट रहा है, 2 से 31 तो 11 से कटेगा, 11 11 दूना 22 और 21, 11 चौ 66 66, 3 से काट दो, ऊपर 22 हो गया, नीचे 7 हो गया, खत्म, ठीक है।
तो ये तो ए वाई तो निकालना ही पड़ेगा, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते एक्चुअली। नेक्स्ट, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम के ही वे में हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन हैं, मॉक में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो बहुत ज़्यादा बकवास करने का टाइम है नहीं। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन कितना होता है, एक्चुअली यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन लिखना था, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन के केस में ही मैं सॉल्यूशन करूंगा। रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसके सारे साइड इक्वल होते हैं, किसी भी पॉलीगन को लिख दिया जो कि गलत है। चलो, n-2 पाई का जो वैल्यू है वो 1800 दिया, ये होता है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल। अगर ईच इंटीरियर एंगल पूछ देगा तो n से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो नहीं करना है अभी। पाई 180 होता है तो यहाँ 10 हो गया, n का वैल्यू आ गया 12, खत्म, 12 साइड से। चलो नेक्स्ट, कह रहा है कि x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू 12 दिया है, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब कितना होगा। ये तो सिंपल है ना, एक्स क्यूब कितना होगा, मान लो अगर ये a है, ए क्यूब माइनस 3 है, खत्म। तो 12 का क्यूब 1728 माइनस 12 3 36, कितना हो जाएगा, 8 में 6 गया 2, 9, 1692। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बेस ऑफ राइट पिरामिड, राइट पिरामिड कैसा होता है, ओ स्क्वायर बोल रहा है, ये रहा राइट पिरामिड, ये रहा उसका हाइट, सेंटर से आएगा, ठीक है एच। अब क्या कह रहा है, तो पेरीमीटर दिया है 72, यानी कि ईच साइड कितना हो गया 18 का, ठीक है। वॉल्यूम दिया है पिरामिड का 540, तो पूछ रहा है हाइट कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड कितना होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। 1/3 एरिया ऑफ द बेस कितना हो जाएगा, 18 इंटू 18 इंटू एच, का वैल्यू 540 दिया है। फिर 3 से गया 6 बार में, 18 से गया 30 बार में, 6 से गया 5 बार में, एच का वैल्यू 5 आ गया, ठीक है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना, एग्जाम में ऐसे ही करना है भाई, एग्जाम में ऐसे ही करना है, टाइम नहीं है तुम्हारे पास बैठ के बकवास करने का। 13/17 देखो, 2 नंबर दिया है जिसका रेशियो दिया है 13/17, और डिफरेंस भी दिया है, बताओ, 4 का वैल्यू 48 दिया है, पूछ क्या रहा है, एचसीएफ निकालना है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, एक नंबर आ जाएगा 13 इंटू 12, दूसरा नंबर आ जाएगा 17 इंटू 12, एचसीएफ क्या होता है, दोनों का कॉमन फैक्टर, क्योंकि 12 है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट, कोई डाउट हो कमेंट करो, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा। व्हाट इज एवरेज नंबर बिटवीन 45 से 105 जो डिविजिबल हो 12 से, 45 से 5 में 42 क्या क्या डिविजिबल होता है, 48 हो गया, 60 हो गया, इस तरह से करते करते 104 तक हो गया। ये कितना है 12 चौके 48, 12 8 96 के बीच कितना नंबर आएगा, 8 और 4 के बीच, 4 और 8 इंक्लूड करें 5 ही नंबर आएगा। तुमको पता है कि अगर 5 नंबर है तो उनका एवरेज कितना होता है, मिडिल वाला थर्ड नंबर, अगर ये पहला है ये दूसरा है तो तीसरा नंबर क्या होगा 72। क्वेश्चन सॉल्व करना था क्या, करना ही नहीं है, कॉन्सेप्ट लगाना है। अब देखो, पी माइनस क्यू दिया है 5, पी क्यू माइनस क्यू क्यू दिया है 665, पूछ रहा है ये निकालने के लिए। देखिए तो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू प्लस 3 पी क्यू, निकालना क्या है हमको, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू निकालना है ना। फॉर्मूला लिखो इसका, पी माइनस क्यू, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू, ये तो होता है, इसका वैल्यू दिया है 665, ये वैल्यू 5 है, 5 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 5 दिए 15, ठीक है। अब देखो, नीलम जो है 25 का दिया एक नेकलेस 8,500 में, और 3,000 वो पेड कर दी एज अ डाउन पेमेंट, ठीक है। इफ द सिंपल इंटरेस्ट चार्ज ऑन द रिमेनिंग अमाउंट कितना है 5,500, ठीक है। इस पे 11% लगता है कितने दिन के लिए, पर एनम, साल भर में 11% है। आफ्टर 3 मंथ्स में सारा का सारा ड्यू जो है क्लियर कर देगी। हाउ मच डिड नीलम पे आफ्टर 3 मंथ एज इंटरेस्ट, 11% अगर साल का लग रहा है 5500 पे, हमें निकालना है कितना, 3 महीने का, 3/12, तरीका 2 जीरो काट दो, 1/4 हो गया, पॉइंट में जा रहा है क्या आंसर इसका, हाँ जा रहा है, 121 इंटू 5, 5 और 50 60, 4, ये हो गया तुम्हारा 15,1.25, तो क्या 1.2, ठीक है, समझ में आया। सिंपल है, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, कह रहा है 11, सिंपल ही क्वेश्चन यही था कि 5500 रुपए पे 11% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है पर ईयर, तो 3 महीने में कितना इंटरेस्ट लगेगा बताओ, बस यही सवाल था। हाँ ये अच्छा सवाल था, बट इसको भी बहुत ट्रिक से किया जा सकता है, कौसे, देखो क्या है, बहुत ध्यान से देखना है इस सवाल को, मैंने कैसे किया वो देखो। कौसे का वैल्यू ये है, यानी क्या होता है, ये बी बाई एच होता है, ठीक कैसे निकलेगा, इसमें टी के लिए क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखते हैं हम, ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इस दोनों को जोड़ोगे तो 7 से 12 का 2, हाथ में 9 6 15 1 16 इंटू ए माइनस बी कितना हो जाएगा, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 3 गया 3, एक इधर दे दो, एक 64 हो गया, इधर घट जाएगा तो 81 हो गया, यानी 9 हो गया, ये 8 हो गया, यानी 72 हो गया तुम्हारा टी, समझ रहे हो, रूट लगाऊंगा ना मैं टी के लिए।
नॉट 72, पी आ गया। अब पूछ क्या रहा है, साइन ए प्लस कॉट ए। साइन ए कितना हो जाएगा, पी बाई एच, 72/h 97 था, प्लस कॉट ए कितना हो जाएगा, बी बाई पी 65/72, यानी ये कितना हो गया, 72 स्क्वायर प्लस 97 × 65 डिवाइडेड बाई 97 × 72। अब ध्यान से देखो ऑप्शन, क्या तुमको ये सारा गुना करने का जरूरत है, नहीं है। 7 दूना 14, इसका यूनिट डिजिट लास्ट में 4 आ जाएगा, ऊपर में क्या आ रहा है, 2 दूना 4 प्लस इस 7 × 49, एक सेकेंड, 65, 67 कहाँ से आ गया, 65 है, 65, ये गलती हो गया, 65, ये 5 हो गया, यानी ऊपर में 9 आएगा लास्ट डिजिट और नीचे में 4 आएगा, क्या एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, अब तुम ये भी कह सकते हो कि काट कूट करके ये सब भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन ध्यान से ऑप्शन देखो, वही मैं कह रहा था, लास्ट में 97 आ रहा है, 97 लास्ट में तभी आएगा जब 72 इन दोनों को काट दे। ठीक है, इसको तो काट रहा है, लेकिन क्या 72 इसको काट रहा है, नहीं काट रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ देखो 113, नीचे में 113 का कोई फैक्टर ही नहीं है, तो 113 कहाँ से आएगा, ये तो ऐसे ही नहीं होगा। 72, 72 आने के लिए ये जरूरी है कि ऊपर वाले 97 को दोनों काट दे, इस ये तो कट जा रहा है 97 से, क्या है 72 इसका 97 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सवाल को सॉल्व करना ही नहीं था ऑप्शन से, सवाल को सॉल्व करना ही नहीं था, ऑप्शन से सॉल्व करना था। और तुम यूनिट डिजिट भी लगा सकते हो, दो तरीका मैंने बता दिया। ठीक है, कह रहा है कि टाउन है जिसके सर्टेन नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल है, ठीक है, इन ईयर द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज बाई 33%, यानी कि 3 से 4 हो गया, तो दिक्कत, नेक्स्ट ईयर 12%, 0.8% और बढ़ जा रहे हैं, 8। एक काम करो, इसको बढ़ाओ थोड़ा, 300 को 400 ले लो, नेक्स्ट ईयर ये बढ़ के 1/8 है, 850 हो गया, 450 हो जाता है, कोई दिक्कत। इन द सेम पीरियड द परसेंटेज ऑफ फीमेल इंक्रीज फ्रॉम 20%, अभी 20% है, यानी कि 60 से 40%, इसका 40% कितना हो जाएगा, 160। ठीक है, एंड नेक्स्ट ईयर 40% से बढ़कर 50%, का 50% 225 हो गया। ये फीमेल का हम बात कर रहे हैं, ये टोटल का बात हो रहा है, मेल का बात कर लेते हैं। अभी यहाँ कितना था, 240 था, यही पूछा ही है, व्हाट वाज द परसेंटेज चेंज इन द नंबर ऑफ मेल, यानी मेल का स्टार्टिंग में कितना था और लास्ट में कितना है, टोटल 5 गया 5, 4 में 2 गया 2, और 4 में 2 गया 2, 225, यानी 15 घट गया 240 पे, इंटू 100 कितना हो जाएगा, घट गया, 3 से गया 5 बार में, 3 से गया 8 बार में, 4 5, यानी 25/4, यानी कि 6.25, 6.25% मेल घट गया। ठीक है, स्टार्टिंग से एंड के बीच में, बस यही निकालना था, इसमें कुछ नहीं था, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं था इसमें। ये बहुत बेहतरीन सवाल है, एग्जाम में अगर आए तो हमेशा इसको लास्ट में करो, हम लोग अभी भी इसको लास्ट में ही करेंगे। ये आखिरी सवाल पहले कर लेते हैं। अभिषेक गेव हाफ ऑफ हिज इनकम टू हिज डॉटर, अभिषेक के पास 100 रुपए था, 50 रुपए अपनी डॉटर को दे दिया, अब 2/9 है, तो अब 9 है, ये स्पेंड 2/9 तो 9 का मल्टीपल रखोगे तो ज्यादा आसान है, सीधा 900 कर दो, ये हो जाएगा 450। 2/9 कितना हो जाएगा, 200, 1/3 कितना हो जाएगा, 300। केसी है कितना लेफ्ट है, 3 2 5 4, 1 मिनट, जरूर है क्या, इज हाफ ऑफ इनकम टू डॉटर, ठीक है, टी स्पेंड, अच्छा डॉटर स्पेंड कर रही है, ये स्पेंड कर रही है 2/9, यानी कि 100 रुपये, ठीक है, 1/3 कितना हो जाएगा, 150 रुपये, अब इसका कितना बचेगा, 250, 200 रुपये बचा, 200 का वैल्यू है 8400, तो पूछ क्या रहे हैं, 900 का वैल्यू पूछा है, एक का वैल्यू हो जाएगा 42, और 9 का वैल्यू हो जाएगा, 9 से गुना कर, दोनों 18 का, 9 चौके 36, 378, तो देखो डबल जीरो लग जाएगा, आगे लगा लेना। अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन एक्चुअली में था, कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर कैंपस है, ठीक है, इसमें लेंथ 60 दिया है और ब्रेथ 45 दिया है, 60 दिया है, 3 साइड्स, यानी कि एक लेंथ और 2 ब्रेथ, इसको फेंस कर रहा है 120 रुपए पर मीटर, यानी पेरीमीटर, पर मीटर है ना, फोर्थ साइड, अच्छा 120 रुपए पर मीटर से फेंस करने का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, इन दोनों को पेरीमीटर निकालेंगे ना, इन तीनों साइड का, तो 45 + 45 + 60, ये टोटल मीटर हो गया, इसमें 120, ये ना करेंगे 90 और 150 और 120 कितना हो जाएगा, 15 × 180, 18,000, 18,000 रुपये इनका खत्म हो गया फेंस करने में। चौथे साइड को क्या, ऑलरेडी एक बाउंड्री वॉल था, ठीक है, the remaining budget from the total of इतना will be used to pay a square staff plaza inside the lawn at ₹75 per square meter, जो अमाउंट बच गया, ठीक है,
18,000 खर्चा करने के बाद उससे 75 रुपए पर स्क्वायर मीटर के से एक स्क्वायर प्लाजा को पेव किया जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लाजा। तो देखो बचा कितना उसके पास, 253,200 में से अगर हम 18,000 घटा लें, 13 में से 8 गया 5, 4 में से गया 3 2, तो इतना रुपये बचा। इसमें 75 रुपए पर स्क्वायर मीटर वो खर्चा करके स्क्वायर स्टाफ प्लाजा में पेमेंट कर रहा है। तो एरिया कितना हो जाएगा स्क्वायर का, सीधे 75 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। जितना एरिया होगा उसमें 75 से गुना करके ही तो ये अमाउंट खर्च हुआ होगा। तो 25 थी 75, 25 × 9 10 बचा, 25 चौके 08, 3 से जाएगा, 3 3 का 9, 3 एकम 3, 3 3 का 9, 3136 हो गया ए स्क्वायर का वैल्यू। ए अगर साइड है तो ए क्या होगा। अब जिसको स्क्वायर निकालने आता है वो फटाक से बता देगा कि 56 में से आगे है, ये 31 है ना, यानी 62, 56। अब देखो 56 कैसे निकालते हैं, 56 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 50 से 6 ज्यादा है, 6 और जोड़ दो, 62 हो गया, 2 से डिवाइड कर लो, 36 आगे लगा दो, 36 36, 56 का स्क्वायर। अगर इसका तुम लोग स्क्वायर क्यूब ये सब निकालना सीखना होगा तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा कैसे निकालना। तो लो भाई, तुम लोग का पूरा ऑलिव बोर्ड समाप्त हो चुका है। मैथ का जितना भी सवाल था मैंने बना दिया, मैंने कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं लगाया, हर एक सवाल का सॉल्यूशन हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। जिसकी मैथ थोड़ी सी भी अच्छी है, थोड़ा सा भी मतलब अच्छे से वो सोच सकता है मैथ एज ए सब्जेक्ट, तो वो इजीली सारा सॉल्यूशन समझ गया होगा। और मैं पता नहीं कितने टाइम मैंने अभी सॉल्व किया है, तो मैं जब रिकॉर्डिंग कंप्लीट करूंगा तो मैं खुद ही अपना टाइम चेक कर लूंगा। मैंने इसमें समझाया भी है तुम लोगों को कि कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए हैं। तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने सारे दोस्तों के साथ भेज दो जिन्होंने ऑलिव लाइव इस वीक का दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।